नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में जो हम सर्वेंद्र जी के साथ करते हैं। और लास्ट वीक हमने देखा इंडियन मार्केट में आखिरी दिन तो ब्रूटल सेल ऑफ था, जबरदस्त गिरावट थी। और आखिरी दिन के आखिरी घंटे में तो और तेज, ठीक है वो रिबैलेंसिंग या जो भी आप कह लीजिए उसको, लेकिन दरअसल अगर आप इसको देखेंगे तो पीछे से भी सेलिंग चल रही थी। और इंटरनेशनल मार्केट खासतौर पर यूएस में भी शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिली। तो मूड तो थोड़ा-सा मार्केट का टर्न हुआ ही है और बहुत सारी घटनाएँ, खबरें भी आईटी से रिलेटेड, एंट्रोपिक और ईरान सब कुछ चल रहा था। लेकिन नेट-नेट बात ये है कि मार्केट में तेज़ गिरावट हमने देखी और कई सारे अहम लेवल टूट गए। निफ्टी का 200 डीएमए तक टूट गया है। तो आगे का रास्ता क्या बनता है, इसको समझने के लिए बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं सरवेन जी के पास। सरवेन जी, बहुत-बहुत स्वागत है। और हमने तो लिख ही दिया, ब्रूटल सेल ऑफ, मार्केट मूड टर्न सोर। आपका मूड जी। कैसा है? के टर्न और मूड तो अच्छा ही रखते हैं, क्योंकि जो आदमी दोनों तरफ ट्रेड कर सकता है, या जो लोग, अगर आप दोनों तरफ का व्यू लेने का क्षमता रखते हैं, तो आपका मूड यूजुअली खराब होना नहीं चाहिए। और मूड कभी कभार आदमी का मूड खराब हो सकता है कि उसको उसका उसका जो सोचा हुआ अगर कभी नहीं होता है, बट उन सब चीजों से अब इतने सालों से कर लिया कि उससे ज्यादा देर असर नहीं रहता है। मूड के स्विंग से आपको तुरंत बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर आपको बाजार में पैसा लग जाएगा। तो मूड के सहारे जो लोग ट्रेड करते हैं ना, वो हमेशा तकलीफ में ही रहते हैं। तो मूड पे कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग एंड मनी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट योर माइंड। आप थ्योरी हुँ। जो फंडामेंटल यूज करें, टेक्निकल यूज करें, क्वांट यूज करें, डेरिवेटिव यूज करें, जो भी आप थ्योरी यूज करते हैं, वो 10-20% ही काम आती है। 80% ये माइंड का खेल है। अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल रख पाए तो ही आप इसको खेल पाएंगे। क्रिटिसिज्म से आपको परेशान नहीं होना है, ज्यादा तारीफ से आपको हवा में नहीं उड़ना है, आपको धरती पे रहना है। अगर आप धरती पे रह मैं सकते हैं तो रविंद्र वो जी, सब सही है। क्या और एक होता है? चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, चेहरे पे एक स्माइल रहनी चाहिए। मतलब हम स्माइल इसलिए रखते हैं कि हम ज्यादा हुँ। खराब मूड में रहते नहीं। जी। नहीं, देश में क्या है ना, हमारे जो बहुत सारे ट्रेडर भाई लोग हैं, उन्होंने शॉर्ट जी। करना कम सीखा है। वो ज़्यादातर लॉन्ग साइड देश की मतलब कल्चरली, पर हम लोग जो है इक्विटी मार्केट में लॉन्ग ओनली तरफ ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर उस वैसी लोग बातें करते हैं। शॉर्ट करना सीखा नहीं लोगों ने। तो जब मार्केट गिरता जी। है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बल्कि मीम चलने लगते हैं कि अरे 3:30 कब बजेगा, ये सूरज डूब क्यों नहीं रहा, ये सब क्योंकि शॉर्ट सीखा नहीं है। और मैं सच बताऊं, मेरी तो मेंटालिटी है कि जिस दिन मार्केट गिरता है मैं बहुत खुश होता हूँ। इसके वजह से मुझे लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, बड़ा भला बुला कहते हैं मुझे। लेकिन मैं इसलिए खुश होता हूँ मार्केट गिरने में कि आपको मौका मिलता है एंट्री करने का। तेजी के बाजार में आप जी। क्या कर लोगे बताओ? मार्केट ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है, तो आप तो मतलब फोमो में आप रो रहे हो। और जब गिरा तो भी रो रहे हो। अरे गिरा तो आप खुश हो जाओ कि अब मिला है मौका जी। मुझे, अब मैं एंट्री मारूंगा। तो इसलिए जब मार्केट गिरता है तो मैं बहुत हंसते हुए शो करता हूँ। लोग लेकिन बहुत गुस्सा हो जाते हैं इससे। तो हमने कहा चलो उन्हीं की बात लिख देते हैं कि मूड सोर हो गया थोड़ा सा। देखिए, इसमें नीरज जी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है समझने का कि ये गेम जो है ना, ये पूरा रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। इसमें आप हम्म। अपना इमोशन और अपना व्यू ज्यादा, मतलब रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। व्यू तो आपको हमेशा रखना ही है। ये पूरा रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड लगता है किसी भी टाइम फ्रेम में, मान लीजिए अगर आपको लगता है इसे जो 5-7% की जो गिरावट आई है स्टॉक्स की या इंडाइसेस में कहीं 5-7-10% जहां गिरावटें हैं, अगर आपको लगता है कि आपके रिस्क रिवॉर्ड में, आपके टाइम फ्रेम में फिट होता है, एक्स वाई जेड कोई भी आप इंडाइस ले लीजिए, तो आपको लगता है कि अरे 20-25% पिट गया है और मेरे लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड में फिट होता है, कि मतलब गिरने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है। अब वो टाइम किसी का 3 महीने, वैसे तो आजकल लोग एक से हफ्ते भर के लोग ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोगों का भी हफ्ते भर हो गया है। तो मुझे तो बिल्कुल वो चीजें समझ में नहीं आती। मेरा तो शॉर्ट टर्म ही 0 to 3 मंथ्स है। मीडियम टर्म मेरा 3 से 9 महीने है, 12 महीने है। और उसके बाद मेरा लॉन्ग टर्म 12 महीने के बाद स्टार्ट होता है। तो अगर मैं व्यू ले रहा हूँ तो मेरा शॉर्ट टर्म ही 3 महीने का है। तो मुझे, जो लोगों का लॉन्ग टर्म भी नहीं होता है आज की डेट में तो लोगों का हम्म। लॉन्ग टर्म नहीं है 3 महीने का, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू 3 महीने का होता है। मीडियम टर्म तकरीबन 9 से 12 महीने होता है और लॉन्ग टर्म व्यू 12 महीने प्लस होता है। तो जब तक आप जब इन दायरों को आप समझ लेंगे और इन लिमिटेशन को समझ लेंगे, तो ही आप कर पाएंगे ट्रेड। रोज रोज करेंगे तो पैसा नहीं बनता है। मैं हजारों बार मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर चुका हूँ एनएससी का डेटा लेके, कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट मोर देन 500 दिन की 500 रुपए की दिहाड़ी भी नहीं बनती है उसमें, जो कि एक आम दिहाड़ी मजदूर भी बना लेता है। तो आप काहे को ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन सब लेके, अपना खून जला के आप इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करेंगे, जब आपको एंड रिजल्ट मालूम है कि लॉन्ग डेटेड 500 रुपए से ज्यादा दिन का नहीं बन पाएगा। 500, 1000 रुपए ले लीजिए, चलिए 2000 ले लीजिए, 50-60 हजार रुपए से हम्म। ज्यादा, 30-40 हजार रुपए से ऊपर का काम नहीं है ट्रेडिंग महीने का। तो वो एक अच्छा एमबीए करके आज 50,000 की सैलरी तो मिल ही जाती है। अगर अच्छे कॉलेज से एमबीए है तो आप ट्रेडिंग क्यों करेंगे? 6 लाख रुपए ट्रेडिंग से कमाने में आपकी नानी याद आ जाएगी।
जो आप आराम से एक अच्छा नौकरी करके कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग कैन बी अ हॉबी, इट कैन नॉट बी अ प्रोफेशन फॉर एवरीवन। देखिए, एनएससी की डेटा में भी 2-3 लाख लोग कमा रहे हैं, लेकिन 97 लाख लोग तो लॉस ही कर रहे हैं ना। तो वो करेक्ट। समझिए कि ट्रेडिंग वो 2-4 लाख लोग कमा सकते हैं। इंडिया इंडिया एक 150 करोड़ की आबादी का देश है, उसमें अगर कोई चीज़ 4 लाख लोगों के काम आ रही है, तो इट कैन ओनली बी अ हॉबी, इट कैन नॉट बी अ प्रोफेशन। ट्रेडिंग कैन नॉट बी अ प्रोफेशन, इंट्राडे ट्रेडिंग, इट कैन बी अ हॉबी। जी। ओके, लेकिन भैया ऐसा है ना कि देखो, मंजारो अंजारो की जो दवाएं हैं, GLP-1 की, $1 बिलियन ब्लॉकबस्टर जी। मेडिसिन बन गई। आप कहाँ लगे हो यार? डायबिटीज वुटीज से जो बढ़ता है, इससे धंधा ही होता है। खैर नहीं, वो अलग डिस्कशन है। निफ्टी जी। 50 25,178, जी। ये आज की तस्वीर है। अब बताइए ये चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, 2 चार्ट जो हम रेगुलरली ले ही आते हैं, तो लोगों को लगेगा बोरिंग, लेकिन अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये चार्ट 40-50 हफ्ते से 60 हफ्ते से ऐसे ही बन रहा है। उन्हीं रेंजेस में चल रहा है। निफ्टी को अगर आप देखिए, तो पहले फँसा हुआ था 24,300 से 25,300 की रेंज में। अभी तकरीबन अभी अज़्यूम कर लें कि अभी वहीं पे बंद हुआ है, तो 25,300 से लेके अभी 26,300 की रेंज में फँसा हुआ है। ये सब करते-करते आपके ऑलमोस्ट 50 हफ्ते के करीबन 50 हफ्ते के करीब आपके निकल गए। तो अब आप जब एक ही रेंज में इतने दिनों से फँसे हुए हैं, तो थोड़ा बोरिंग लगता है, बट इसको आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट अगर आप हैं या आपने शॉर्ट किया है, तो ड्राई पाउडर अगर आपने रखा है, तो आप फिर भी यू आर बेटर ऑफ। लॉन्ग वाले से तो आप अभी भी बेटर ऑफ ही हैं। जिसने इन 40-50 हफ्तों में लॉन्ग रखे हैं, उनसे शॉर्ट वाले जिन्होंने ड्राई पाउडर रखा है या बेच के बैठे हैं, वो स्टिल दे आर रिलेटिवली बेटर ऑफ। तो ये तो समीकरण क्लियर कट लास्ट 3-4 महीने का निकल के आया हुआ है। किसी भी लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन को पकने के लिए ट्रेड लगता है। हम क्या बोल रहे हैं, इतने कई जब से हमने पॉडकास्ट चालू किया है, अभी तो आज हम बात करेंगे। तो जहाँ से हमने पॉडकास्ट चालू किया, उसके पहले आपको चैनल पे जाके देखना पड़ेगा। तो तकरीबन आई थिंक अगस्त एंड में हमने चालू किया था। वहां से हम क्या यही तो चार्ट दिखा रहे हैं लॉन्ग टर्म, कि भाई लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड आपके बचे नहीं है। नीचे में जगह आपके पास 21,800 22,000 तक की बनी हुई है। ऊपर में आपका काटा 26,300 पे अटक गया है। तो अगर आप 25,300 ट्रेड कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कॉमन सेंस से, ऊपर हेडरूम कितना है और नीचे हेडरूम कितना है? तो जब तक ये हेडरूम की समीकरण चेंज नहीं होते, हम भी अपना व्यू चेंज नहीं करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड इज नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ऊपर में 1000 पॉइंट बाकी है आज भी, और नीचे में 4000 पॉइंट बाकी है। तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश यही करेंगे कि आप यहाँ पे लाइट रहें, इस जब तक इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं हो जाता है। अगर ब्रेकआउट हुआ, तो वी विल बी द फर्स्ट टू चेंज। हमें अगर लगा तो। फिलहाल तो 40 हफ्ते से ऐसा 50 हफ्ते से वो मौका नहीं आया कि जहां व्यू चेंज करें और हमें करना पड़े। तो जब तक ऐसे चलेगा, हम ऐसे ही चलाएंगे, लोगों को अच्छा लगे कि बुरा लगे। रिस्क रिवॉर्ड इज नेगेटिव। लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म रिस्क रिवॉर्ड और निफ्टी इज नेगेटिव। वही ये चार्ट दर्शा रहा है। गेम अभी भी बेयर्स का ही भारी है, और डिलीवरी बेस्ड सेलिंग ऊपर में चल रही है। सेक्टर देखिए, निफ्टी देखिए, कुछ भी देखिए, बाजार को रोकने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, एक और एकमात्र चीज लगती है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग। आपके मूड मिजाज, आपका कैसा क्या चल रहा है दिन, उसके ऊपर बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं कि आप रो रहे हैं। डिलीवरी बेस्ड सेलिंग ही बाजार को रोक सकती है, आपके मूड का कोई असर नहीं पड़ता उस पे। तो उसको समझिए, जिस दिन वो समझ गए, तो आधी तकलीफें चिंताएं तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्लियर कट इस सर्वेन, चार्ट में। रिस्क जी। रिवार्ड तो 1:3 का बहुत ही परफेक्ट है। स्टैंडर्ड होता है 1:3। अगर आप नीचे साइड जी। से बनाए हैं, तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड तो बहुत अच्छा। 1000 पॉइंट चल सकता है, 3000 पॉइंट गिर सकता है। यार रिस्क रिवार्ड यहाँ पे उल्टे आपका साइड देखो कितना सही बन गया है। ये जो रिस्क रिवॉर्ड आपने बताया, तो बेचने का रिस्क रिवॉर्ड है। आपका 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपका 3-4 हजार पॉइंट का नीचे में टारगेट है। 3,500-4,000 हाँ। का पॉइंट 26 से आप लीजिए। तो आप, मैं तो 26,300 के ऊपर, मैं तो हमेशा 26,300 पे ही बोल रहा हूँ बेचने के लिए। मैं यहाँ तो किसी को नहीं बोल रहा, थोड़ा नीचे आ गया है, बट मोरल ऑफ द स्टोरीज कि आप तो वो ट्रेड वहीं पे लेंगे ना जहां पे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड है। उस समय आप, हम्म, मैंने क्या बोला हुआ है, 27-300 के ऊपर बाजार नहीं है। जब 26,300 था, तो बहुत ज्यादा उसके हम्म, ऊपर नहीं है, तो 3% 4% बाजार ऊपर नहीं जाएगा, और बाजार धीमे धीमे 22 की तरफ फिसलेगा। इसी समीकरण में हम ट्रेड हो रहे हैं। क्या जरूरत है मुझे चेंज करने की? और जो समझदार लोग हैं, उनको समझ, जो ब्याज बदला खेले हुए हैं, जिनको फ्यूचर्स एफएनओ समझ में आता है, बेचने वाले को कैरी मिलती है। तो अगर हम्म, आप ये लास्ट 6-8 महीनों से निफ्टी शॉर्ट चल रहे हैं, तो आपको कैरी मिलती है। 130 पॉइंट फ्यूचर रोलओवर में आपको कैरी मिलती है। ये पैसा आपको आ रहा है, आप इसको माने कि ना माने, 130 पॉइंट आपको कैरी हर महीने मिल रही है, और वहीं पे बाजार खड़ा है। तो 6 महीने में हम्म, 130 प्लस इंटू 6, आप तकरीबन तकरीबन 800 पॉइंट कमा के बैठे हैं। ये आपको लगे नहीं लगे, अगर आप 26 से शॉर्ट हैं, तो आप 800 पॉइंट कैरी कमा के बैठे हैं 6 महीने में, और आज भी आप इन द मनी है ₹500, तो आपका ₹1,300 प्रॉफिट है।
और यही लॉन्ग वाले का 1300 रुपए लॉस है इस समय। तो ये जो गणित समझता है उसको मालूम है कि जो पहले ऐड आता था ना ललिता जी का कि सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है, इस रिस्क रिवॉर्ड में बेचने में ही समझदारी है, लेने में कोई समझदारी नहीं है। और ये 500 वाला पेयर में देखिए अगर तो अब देखिए 500 तो ये आपको दर्शाता है कि भाई एवरेजेस मस्ट कंफर्म। चार्ल्स डाउ साहब एक छोटी सी सिंपल सी थ्योरी 6 पॉइंट की लिख के गए थे। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सब पढ़ सकते हैं सारे वो 6 पॉइंट। दुनिया में हर जगह नेट पे सब जगह अवेलेबल है कि भाई एवरेजेस मस्ट कंफर्म। तो किसी भी बड़े मार्केट के दो चार जो बड़े एवरेज जिनको आपने बनाया हुआ है बेंचमार्क, आपने ये इंडेक्स क्यों बनाया है? बाजार की नस को टटोलने के लिए। तो बाजार की सारी नाड़ियां सारी नसें एक जैसी चलनी चाहिए। एक तरफ खून अलग बह रहा है, एक तरफ खून अलग बह रहा है, तो फिर हार्ट क्या करेगा? हार्ट को फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। तो एनएससी 500 ने जो है निफ्टी 500 ने निफ्टी के नए हाई में उसका कन्फर्मेशन नहीं दिया है और एक लोअर हाई रखा है। तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाता है कि आप अभी भी, मैं फिर वही बोल रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, मेरे हिसाब से इंडिया का बुल मार्केट अक्टूबर 24 में खत्म हो गया है। तो किसी को अच्छा लगे कि बुरा लगे, और आप वहां से पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिए, 100 पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिए, मुझे लगता नहीं कि 2 या 3 पोर्टफोलियो से ज्यादा कोई ग्रीन में होंगे। 2, 5, 10 पोर्टफोलियो ग्रीन में हुए तो हुए, बाकी 80-90% पोर्टफोलियो सब रेड में ही होंगे। कंपेयरिंग टू अक्टूबर वाला जो टॉप था 26,300 का, जो हमने सितंबर अक्टूबर 2024 में बनाया था। तो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज स्टिल अ पुल बैक। इट इज जस्ट अ पुल बैक इन अ बेयर मार्केट। तो आपका वो चल रहा है, अभी टाइम वाइज कंसोलिडेशन चल रहा है। अपने प्राइस में आपको क्योंकि दिख नहीं रहा है, इसके लिए आपको उसका एहसास नहीं है इंडेक्स पे। पोर्टफोलियो उठा के देखिए ना अपना, फिर बताइए कि आप 10 नीचे हैं कि 20 नीचे हैं कि 30 नीचे हैं। तो वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि उस समझदारी में ही समझदारी है, सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है जी। और उनका ही पोर्टफोलियो पॉजिटिव में होगा जिन्होंने 2020 से पहले खरीद रखा है। ये बात मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। अगर आप 100 पोर्टफोलियो चेक करेंगे जिन्होंने जी 2020 के पहले ले रखा है, उन्हीं का पोर्टफोलियो जी, समय ग्रीन में आपको दिखेगा। अदरवाइज फिर ये आपका बहुत लकी पोर्टफोलियो थे। जब आप बहुत लकी थे, और हमें आप पिछले चैनल पे भी सुन रहे थे जब कोविड के लोग हाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था लीजिए लीजिए लीजिए, लेने के रिस्क रिवॉर्ड है। अगर वहां किसी ने लिया है तो उन भाव से किसी ने लिया है तो आज भी शायद डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव। प्रॉफिट में ही होगा। बट कोविड के लो के बाद, एक आध साल के बाद जो लोग 18,000 20,000 पे चढ़े हैं, मुझे नहीं लगता कि वो 4-5 साल में कैरी चुकाने के बाद, देखिए लोग पैसे को हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने क्या कमाया है नेट नेट। अरे आप 100 से 120 गए, लेकिन 4 साल में गए, उतना तो आपका एफडी का भी पैसा चला जाता था। उतना तो आपका एफडी का भी पैसा चला जाता था। 20,000 से 26,000 आप आए मोटा-मोटी 22-25%, 3 ढाई 3 4 साल में, तो उतना तो पैसा आपका एफडी में भी बन जाता था। तो आप शेयर बाजार में रिस्क लेके क्यों खड़े हैं? मार्केट में आप रिस्क लेके कब खड़े होते हैं? जब आपको लगता है कि मार्केट आपको अल्फा देगा। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से आपको पैसा ज़्यादा कमा के देगा। अगर उतना ही कमाना है, तो मैं रिस्क क्यों लूँगा? मैं बैंक में एफडी करके नहीं बैठूँगा जहाँ मेरे को रिस्क नहीं है ज़्यादा। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट थॉट कि आपको अपना कैरी भी जोड़ना है। उसके बाद देखिए कि कमाए कि नहीं कमाए। कैरी जोड़ के मुझे नहीं लगता कि लास्ट ढाई 3 साल में कोई कमाया है। फिर इसपे लोग ट्रोल करेंगे कि वी आर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट। ऐसा कुछ नहीं है। जिनको ब्याज बदला समझ में आता है, जिन्होंने बीएसई के ब्याज बदले में ट्रेड किया है, या जो एफएनओ ठीक से समझते हैं, जो कैरी को समझते हैं ना, उनको ये बात समझ में आ जाएगी। बाकी लोग बैठ के ट्रोल करेंगे। इसको मैं और जी, इससे पहले के लोग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और पीएसयू बैंक देखें, जी, मोटे तौर पे सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको देखनी पड़ेगी, जिसको रिस्क रिवॉर्ड बता रहे हैं या रिस्क फ्री रिटर्न बता रहे हैं। कि अगर आपने जी, एफडी करी होती तो आपको इतना मिलता, 4 साल में उतना उतना पैसा मिल जाता आपको। लेकिन अगर आपने रिस्क लिया है और वो उतना ही मिल रहा है जितना आपका रिस्क फ्री पैसा था, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस की है रिस्क ना लेकर के। तो इसलिए वो है, खैर वो अलग एक डिस्कशन इशू है। अब देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी पीएसयू बैंक, इन दो में देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक तो लगातार भैया ऊपर की तरफ था। बहुत मतलब ये इंडेक्स सितंबर 2025 से टिल डेट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इसने। तो ये दोनों जी। समझाइए, नहीं पहले फाइनेंशियल सर्विसेज वाला। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज तो ब्रॉडर अम्ब्रेला है। इसमें बैंक्स भी आ गए, इसमें आपके मेरे ख्याल से बाकी फाइनेंशियल कंपनियां भी आ गई, फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनियां भी आ गई। तो यहाँ पे क्लियर कट आप देखिए, एक मैंने जो ये आपको ये मैंने यहाँ पे जो ऑरेंज लाइंस बनाई हुई हैं, तो इसके टारगेट्स बराबर मीट हो गए। इस पैटर्न के जब जब ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ इसका मार्च अप्रैल 25 में, उसके बाद से धीमे-धीमे फास्ट नहीं बट जैसे भी करके लेबोरियस, एक जिसको बोलते हैं ना स्लोली नए-नए थोड़े-थोड़े हाई मार के इसने 6-9 महीने में वो टारगेट कंप्लीट कर दिया। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही टारगेट कंप्लीट हुआ, आप सेलिंग देखिए लास्ट 4 दिनों में।
फिर इसी तरह से हम आईटी का स्टॉक भी लेके आए थे कि की लेवल्स के बाद जहां से प्रॉफिट टेकिंग शुरू होती है, वहां पे क्या होता है, बुल बेयर बनता है। अगर मैंने नीचे में लिया है और मैं बेच रहा हूं, तो टेक्निकली मैं उस दिन तो बेयर हूं ना, मैं उस दिन बेच रहा हूं। तो जब बुल बेयर बनता है ना, तो देखिए फिर फॉल कैसे आते हैं। एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग, अभी पता नहीं इसमें शॉर्टिंग शुरू हुई है कि नहीं हुई है, बट एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ओवर द लास्ट 4-5 डेज, और ये आप देखिए कि फटाफट इस इंडेक्स ने 3-4%, 5% लूज कर दी है, और एग्जैक्टली फ्रॉम द टारगेट रेंज। उस टारगेट रेंज पे आप देखिए 20 दिन सप्लाई चली है। ठीक है, ये डेली कैंडल्स हैं, ये 20 दिन सप्लाई, वहां 20 से 25 दिन उस कैंडल में वहां पे सप्लाई चली है, शांति से लोगों ने खड़े रह के बेचा है। क्यों? जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो बाजार तोड़ के नहीं बेचते। उनको जब तक लगता है, जब तक पैसा आ रहा है ना आराम से, जस्ट मैच द मनी फ्लो। 2000 करोड़ आ रहा है, 2000 करोड़ बेचेंगे। 3000 करोड़ आ रहा है, 3000 करोड़ बेचेंगे। उन्होंने उसको मैच करके बेचा है, बाजार को छेड़ने की कोशिश नहीं की उन्होंने कि नहीं नहीं साहब, हमको तो बेरिश लग रहा है, तो हम तो अभी 10% नीचे करके बेचेंगे। नहीं, आराम आराम से जितना बिका उन्होंने उसको मैच किया। जब लगा कि नहीं, अब और बेचना है या एग्रेसिवली बेचना है, तो बेच रहे हैं। क्योंकि अब जब एक महीने से गेम हो गया, बाजार में अटक गया, तो अब सबको दिख रहा है कि ये अटक गया है, तो अब थोड़ी सेलिंग इंटेंसिफाई हो रही है, लोग फटाफट बेच के निकल रहे हैं। तो इसलिए अब आपको सेलिंग दिख रही है। तो मुझे तो लगता है कि इसमें नीचे के दायरे आपके आ जाएंगे। मैंने वो पर्पल लाइन बनाई हुई है। मुझे लगता है इमीडिएट हम्म, बेसिस पे 26,700 की तरफ चला है। और देखिए, अगर 26,700 टूट गया, तो फिर जैसे आपने निफ्टी आईटी में देखा है, उस तरह के सिनेरियोज यहाँ बिल्ड हो सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर यही है कि हमें लगता है कि 1 से 3 महीने में काम होना चाहिए, लेकिन बाजार आजकल बहुत जल्दी में है, जल्दी-जल्दी कर लेता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। बट मुझे लगता है कि ब्रॉडली यहाँ पे एक मीडियम टर्म्स टॉप यहाँ पे आपका 28,500, 28,000 वाले जो लेवल्स हैं, वहां पे बहुत सप्लाई है। मुझे लगता है कि ब्रॉडली 28,500 के आसपास आपका एक यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में एक मीडियम टर्म टॉप लग गया है। और दूसरा हम्म, चार्ट आपको अभी जब हम देखेंगे, तो पता चलेगा कि ये टारगेट क्यों आए थे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फाइनेंशियल्स में अब यहाँ पे प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग है, टारगेट्स आ चुके हैं मीडियम टर्म, और मुझे तो एग्रेसिवली सप्लाई दिख रही है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग चल रही है, और वो इंटेंसिफाई आपको होते हुए दिखी गई कल परसों में कि वहां थोड़ी एग्रेसिवली थोड़ा लोगों ने बेचा है। तो आई थिंक यहाँ पे अलर्ट रहने वाला फेज है ये। और इसकी आउट परफॉर्मेंस जो है अभी निफ्टी को लेके, ये कहीं पे अब खतरे में है, और ये थोड़ा अब अंडर परफॉर्म कर सकता है। सेक्टर हाई बीटा है, थोड़ा अंडर और परफॉर्मेंस यहाँ पे आ सकती निफ्टी पीएसयू बैंक इसी समय देखें अगर तो। है। हाँ, तो अब आप कहेंगे कि भाई टारगेट कहाँ से आए? तो निफ्टी फाइनेंशियल्स के जो टारगेट आए, वो बाकी तो प्राइवेट बैंक्स तो उतना चल नहीं पाए, और बहुत सारी हम्म, कंपनियां थोड़ी चली, थोड़ी नहीं चली, मिक्स बैग रहा। तो सेक्युलर ब्रेकआउट जो था, वो सेक्युलर जिसको हम बोलते हैं, एक सेक्युलर अप ट्रेंड और एक अप ट्रेंड का जो ब्रेकआउट था, वो आपको दिखेगा कि वो निफ्टी पीएसयू बैंक में ही आया। तो वहां पे अगर आप देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि क्लियर कट एक अच्छी बाइंग थी वहां पे। और वहां से अगर आपको दिखेगा कि उसने भी अपने टारगेट कर दिए, मैंने ग्रीन एरो डाली हुई है, वो डेली चार्ट है, और आप देखेंगे कि वहां पे भी आपके टारगेट्स वहां उनके आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर सेटअप ये दिख रहा है कि अब ये भी अब यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग जैसे मैंने अभी आपको दिखाई। देखिए, लाइव हम इसको कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम लाइव एक प्रोजेक्शन डेवलप कर रहे हैं कि जैसे कि आपको निफ्टी फाइनेंशियल में सप्लाई दिखी थी लास्ट 15-20 दिनों में, अब धीमे-धीमे, क्योंकि यहाँ पे भी टारगेट्स मीट हो गए हैं, उस पर्पल पैटर्न के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखिए हल्का-सा बना था, उसके टारगेट क्योंकि मीट हो गए हैं, धीमे-धीमे यहाँ पे भी अब सप्लाई प्रॉफिट टेकिंग आने लगेगी। यहाँ पे भी मुझे अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म में सेटअप्स। तो मुझे लगता है कि अब धीमे-धीमे यहाँ पे भी अब आपको 15-20 दिन में सप्लाईज़ दिखेंगी। तो मुनाफ़ा बाँधने की, अगर पीएसयू बैंक वाले एक्सपोज़र्स किसी के पास हैं, तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा-थोड़ा मुनाफ़ा बाँधे, ड्राई पाउडर बनाएँ इसमें, और थोड़ा पैसा घर लेके जाएँ। प्रॉफिट जो घर लेके जाएँगे, तो वही काम आएगा। किताब में रह गया, तो किताब में ही रह जाएगा। ओके, तो ये था पीएसयू बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल। ये बात सही है कि पूरे बैंकिंग स्पेस में पीएसयू बैंक लगातार चले हैं और जबरदस्त चले हैं। इसके पीछे फंडामेंटल रीजंस भी हैं कि क्रेडिट ग्रोथ हमारी शार्प तेजी से बढ़ी है, और वो इस समय करीब 14.2 के आसपास होगी। और चूंकि सरकारी बैंकों की रीच बहुत ज्यादा है, तो नो डाउट उनको फायदा हुआ होगा। और सरकार ने जो बहुत सारे कंजम्पशन के पुश करने के तरीके निकाले हैं, जीएसटी काटना, टैक्स काटना, तो उसकी वजह से एक फर्क इसमें आया होगा। लेकिन कल जो जीडीपी का नंबर आया है, उसमें नए बेस के हिसाब से आया 22-23 को, तो उसको एक अलग तरीके से आप समझिए, लेकिन उसके हिसाब से भी जो नॉमिनल जीडीपी है, वो अभी भी 14.5 14.25% की क्रेडिट ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं करती है। ये मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं कि बहुत गैप है उसमें, मतलब 4-5% के करीब गैप है। तो नॉमिनल जीडीपी और क्रेडिट ग्रोथ के बीच में 5% का गैप बहुत ज्यादा है।
तो यहाँ पे टेक्निकली जो सर्वेन करें वो उसके साथ सिंक होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पीएसयू बैंक कल गिर जाएंगे या आपको बेच देना चाहिए, वो आप अपना फैसला अपने हिसाब से करिए, लेकिन साइंस वो दिख रहे हैं कि मैच नहीं कर रहा है। या तो ग्रोथ जबरदस्त आ जाए तो ठीक हो, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो और चार्ट है, निफ्टी आईटी। भैया ये तो सरवेन जी आपने जब कहा था कि इसमें बड़ी तगड़ी गिरावट आ सकती है, 5 7 8 हफ्ते पहले हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी, और ये सबसे अंडर ओन सेक्टर था, इसकी ऑलरेडी पिटाई हो चुकी थी, फिर भी लोगों ने इसको इतना पीट दिया कि मतलब कितना 20% ये इंडेक्स गिर चुका है। जी। देखिए, यहाँ पे थॉट यही था और मैं खुद का अप्रेज़ल खुद ही करते रहता हूँ, कोशिश करता हूँ जाके देखूँ कहाँ क्या बोला है। तो पॉडकास्ट जहाँ हमने चालू किया आई थिंक लेट अगस्त में हमने कहीं चालू किया, तभी से हम ये चार्ट दिखा रहे हैं कि भाई यही इसके डिमांड सप्लाई ज़ोन्स हैं। तो हमने उस समय सेम यही चार्ट कि भाई इसके डिमांड सप्लाई ज़ोन्स कहाँ-कहाँ हैं, 39,000 40,000 पे एक कैप लगा हुआ है, जिसको हमने एक फॉल्स ब्रेकआउट किया था 24 के सेकंड हाफ में। बस वो एक 3-4 महीने का प्रोसेस था जहां आप उसके बाहर गए थे, क्योंकि उसके उस समय कुछ टारगेट्स पेंडिंग थे, उसने कर लिया था। तब से हमने फिर उसके बाद मेंटेन किया कि ये वीकेस्ट ऑफ द लॉट सेक्टर है। तो अगर आप पुराना वाला पॉडकास्ट जाके अब सीक्वेंस में देखिए, मेरे सारे पॉडकास्ट आपको सीक्वेंस में देखने हैं। तो जब वहां पे आए थे तब भी यही चार्ट दिखाया था, बोला था कि ये वीकेस्ट स्पेस रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। ओके, उसी लार्जर थीम में, उसी लार्जर जिक्सॉ पजल में हमने 24-10 के पॉडकास्ट में बोला था कि ये स्पेस अब 5 से 10% आउट परफॉर्म करेगी शॉर्ट टर्म में, ओनली इन शॉर्ट टर्म। और तभी उसी पॉडकास्ट में ये भी बोल दिया था कि भाई 38,539 पे दम तोड़ भी देगा। मतलब पहले 37 और 37 के बाद 38,539, उसके बियॉन्ड नहीं है, वहां पे दम तोड़ेगा। तो फिर देखिए क्या हुआ, अगले मूव में क्या हुआ, वहीं पे जाके वो एक फॉल्स विप्सा उसने किया 40 तक, वो ठीक है वो इंट्राडे में, बट क्लोज नहीं आया। और आप देखिए कि वीकेस्ट सेक्टर रहा और फिर उसके बाद सेलिंग आ गई, क्योंकि वहां उसका टाइम वाइज करेक्शन भी पूरा हो गया, तो वहां से शार्प सेलिंग आ गई। तो जो लोगों को लगता है कि हम खाली एक ही डायरेक्शन में बोलते हैं, तो देख लीजिए आप ये 4-5 महीने के पॉडकास्ट सारे उठा के देखिए, तो पहले मंदी बोली लार्जर पीस में, शॉर्ट टर्म उसी पीस में तेजी बिठाई, और हम्म। उसके बाद जब लॉन्ग टर्म रिजल्ट फिर नेगेटिव हो गए, फिर मंदी बिठा दी। तो बस तो यही है, दैट इज हाउ यू हैव टू वर्क, दैट इज हाउ यू हैव टू लर्न। तो लोग मेहनत करते नहीं है, सीखते नहीं है, और उसके बाद बाजार में आते हैं तो फिर तकलीफें होती हैं। अगर आप ठीक से बाजार देखना सीख जाएंगे, ढंग से किसी अच्छे मेंटर के साथ सीखेंगे, तो आप भी ये सब कर पाएंगे। कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। इट माइंड को कंट्रोल करना है, सही समय पे सही डिसीजन लेना है और सही पैटर्न देखना है, दैट्स इट। इट इज सिंपल येट डिफिकल्ट। तो जितना सिंपली मैंने बोल दिया उतना सिंपल है नहीं। इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। इसी के साथ नेस्डेक भी देख लीजिए भाई, इधर भी धुलाई हुई है। जी। अच्छा, नेस्डेक में एक बात बता दूं मैं पहले दोस्तों को अपने, कि जो भी मैक्स 7 जिसको बोलते हैं, मैग्निफिसेंट 7 टॉप कंपनीज, एनवीडिया, टेस्ला, ये सब अमेजॉन वगैरह मिला के, इन्होंने अपना जो हाई बनाया था उससे ये काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं पिछले काफी समय से। दोबारा अपने इन्होंने हाई टच नहीं किया है। एनवीडिया ने बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए हैं, 75% ग्रॉस मार्जिन, और जो एस्टिमेट था उससे बेटर रिजल्ट, उसके बावजूद एनवीडिया 5% गिरा। ये यही बात समझने वाली होती है कि जब सेलिंग का मूड बना हुआ है या मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है, तो कितनी भी अच्छी खबर आप दे दो, फंडामेंटली मतलब इससे बढ़िया रिजल्ट क्या हो सकता है कि आप एस्टिमेट बीट करें, जो गाइडेंस के एस्टिमेट था उसको भी बीट करके वो गाइडेंस दे रहे हैं, उसके बावजूद स्टॉक 5% गिर रहा है अगर एनवीडिया का, तो आप ये समझिए कि क्या हो रहा है। और नैस्डैक में इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी मैक्स 7 है वो सब अपने हाई से 5 7 8 10 10% नीचे ट्रेड कर रहे थे, और वो बार बार वहां जाने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। एक मार्जिन पे नैस्डैक ट्रेड कर रहा था, 22,668 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। सर्वे जी अब बताइए। ये आपने राउंड अप दिया, थॉट वही है। देखिए इस सब का समीकरण क्या है, जब आप नैस्डैक कंपोजिट देखते हैं और फिर वापस गोइंग बैक टू चार्ल्स डाउ कि भाई एवरेज मस्ट कंफर्म। तो जब लास्ट 5-6 महीनों में डाउ और एसएनपी ने नए नए हाई मारे, छोटे 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 करके, वो लास्ट 5-7 महीनों में धीमे धीमे ऊपर ही आए। ओके, तो ये अक्टूबर का हाई नहीं निकाल पाया, मतलब एक डबल टॉप जैसा किया उसने 26 जनवरी को, बट उससे एक 5-7-10 पॉइंट नीचे से ही घूम गया, और अब सेलिंग यहाँ इंटेंसिफाई हो रही है। तो इस स्पेस को हम तभी से वॉच कर रहे थे कि इसमें डाइवर्जेंसेस हैं, और ये बड़ा भाई है। अगर बड़ा हम्म। भाई अटक गया है, अगर लार्ज कैप अटक गया है, तो पहली पिटाई कहाँ होगी? मिड कैप स्मॉल कैप में। तो निफ्टी आईटी इज लाइक मिड कैप स्मॉल कैप। मैं तो कहता हूँ उसके कंपैरिजन में तो स्मॉल कैप ही है, मिड कैप भी नहीं है। निफ्टी आईटी व्हेन वी कंपेयर टू नैस्डैक, हम उसको स्मॉल कैप की ही डेफिनेशन दे पाएंगे। तो स्मॉल कैप की पहले पिटाई हो गई,
लार्ज कैप में थकान है तो सबसे पहले पिटता है स्मॉल कैप। अब इसका भी नंबर लगा है मेरे हिसाब से 26 जनवरी का हाई निकालने में बहुत मशक्कत इसको लगेगी और इतना ईज़ी नहीं होगा। और जब तक वो नहीं हो रहा है, अगेन गोइंग बैक टू माय थिंकिंग, जब तक वो नहीं हो रहा है, मेरे लेवल्स वही हैं। जब तक वो 24-24 200 के ऊपर जाके टिक नहीं रहा ठीक से, तब तक इसके समीकरण लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, रिस्क रिवॉर्ड खराब हो चुके हैं। अब कोई कहेगा कि नहीं मुझे कन्फर्मेशन का वेट करना है, तो आप वेट कर लीजिए 21,800 के आस-पास जो उसका आई थिंक 821 890 के आस-पास उसका जो एक लो था, मैंने उसको राउंड फिगर कर दिया। 21,800 के नीचे अगर इसका बंद आ गया, तो इसका भी फिर वही होगा जैसे निफ्टी आईटी का हुआ कि बहुत फास्ट एक डिक्लाइन यहाँ पे आता हुआ आपको दिखेगा। इन द मीन टाइम विल सी, आई थिंक 22,000 से लेके 24,000 की रेंज अगर 15-20 दिन और ट्रेड होनी है, तो मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती है। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये 24,200 के ऊपर है। और मुझे इंक्रीमेंटली अब ये तकरीबन 18,500 19,000 की तरफ ही लग रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 3,500-4,000 पॉइंट की कहीं एक नीचे डाउनसाइड पेंडिंग है, 22 के नीचे, 21,800 के नीचे कहीं 3-4,000 पॉइंट की डाउनसाइड पेंडिंग है। तो अभी ऊपर में अपसाइड तो हार्डली 1,300 पॉइंट है, 1,300-1,400 पॉइंट है। तो बात वही हो गई कि रिस्क रिवॉर्ड इज नेगेटिव 1:3। तो यहाँ ड्राई पाउडर बनाने में और थोड़ा-सा एग्जिट करने में, थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में ही समझदारी है। शॉर्ट करने में सबको बोलता नहीं हूँ। हर आदमी को अपना रिस्क प्रोफाइल समझ में आना चाहिए कि आप पैसिव ट्रेडर हो, मॉडरेट ट्रेडर हो कि हाई रिस्क ट्रेडर हो। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो, तो ही आपके लिए शॉर्टिंग है। अगर आप मॉडरेट और पैसिव वाले ग्रुप के हो, तो ओनली कैश जनरेशन, ड्राई पाउडर, एलोकेशन, कैश एलोकेशन यही हथियार आपके पास रहता है। तो शॉर्ट करने के लिए जिगरा भी चाहिए और समझ भी चाहिए। हर आदमी के बस का रोग नहीं है, यही डिस्क्लेमर है कि जाके कहीं भी कुछ शॉर्ट वॉर्ट मत करने लगिए, क्योंकि उसके लिए मनी मैनेजमेंट चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए और जब आप फ्यूचर्स ऑप्शंस करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, लेवरेज होता है। हर आदमी लेवरेज को नहीं झेल सकता है। तो ये सारे समीकरण हैं, अपना-अपना प्रोफाइल समझिए और आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उसपे उसको उसको मद्देनज़र रखते ही करिए जो भी करना है। हमारी यहाँ पे कोई कवायद नहीं है कुछ करने की, बट थॉट यही है कि इसमें जी। आईटी स्पेस में ग्लोबली अब बिग ब्रदर की भी पिटाई होगी। अभी तो स्मॉल कैप, मिड कैप की हुई है, बिग ब्रदर्स की भी पिटाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। जब तक 24-200 के ऊपर नैस्डैक कंपोजिट बंद नहीं करता वीकली में, तब तक यही रहेगा, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल भर लगे, चाहे 6 दिन लगे, कॉल यही रहेगा। ओके, ये कॉल रहेगा। और इस बीच में आपको एक खबर बता दूं सर्वेन जी, एकदम ताजा गर्मा गर्म खबर निकल के आ रही है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये अभी दैट्स मैं बैड इसकी न्यूज़, पुष्टि सैड नहीं कर न्यूज़ रहा हूं, बट मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। ये इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर छापी है और जी, इंटरनेशनल मीडिया में भी कई जगहों पे ये खबर आ रही है। और इजराइल ने ये संयुक्त रूप से, मतलब यूएस भी उस अटैक में शामिल है, ये खबरें निकल के आ रही हैं। मैं जो आपको एक खबर बता रहा हूँ, मैं ईटी के हवाले से बता रहा हूँ कि ईटी ने ऐसी छापी खबर। लेकिन मैं जो इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, तो वहां पे भी है कि इजराइल सेज इट हैज लॉन्च्ड ए प्रीएम्प्टिव अटैक ऑन ईरान। एक्सप्लोजन्स आर बीइंग रिपोर्टेड इन तेहरान विद द रेड अलर्ट्स ट्रिगर्ड इन इजराइल। और पूरे इसराइल में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लॉन्च कर दी गई है और कई जगहों से ये खबर निकल के आ रही है। कल क्रूड आपने देखा होगा 72 के ऊपर चला गया था। तो कल ही ये अंदाजा लग रहा था कि क्रूड क्यों ऊपर जा रहा है, जब सोमवार को जिनेवा में बैठक होनी है इसराइल और यूएस और ईरान की। लेकिन वो सब चीजें बात की हैं। फिलहाल ये अपुष्ट खबरें आ रही हैं। अपुष्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल मीडिया से नहीं आ रही खबर, इसलिए। लेकिन अटैक ईरान के ऊपर हो गया है। अब इसके बाद जो भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह सत्य है टेक्निकली चार्ट पे, लेकिन ये एक अलग से फंडामेंटल खबर है। इसका बहुत मैसिव इम्पैक्ट मार्केट पे होगा। और कल आखिरी घंटे में जो इतनी भयानक सेलिंग हमने देखी थी, उसका भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान था। क्योंकि बहुत सारे लोग ये ज्ञान दे रहे थे कि ये रीबैलेंसिंग रीबैलेंसिंग, अरे भैया, रीबैलेंसिंग की वजह से 6 मंथ लो नहीं लगाया गया एचडीएफसी बैंक। 6 महीने से सामने खड़े होकर कोई आदमी डिलीवरी दे रहा था और कोई आदमी ले रहा था। 6 मंथ लो पे अगर एचडीएफसी बैंक चला गया है, तो वो केवल रिबैलेंसिंग से नहीं गया है। पिछले 3 दिन से मैं तो थंबनेल लगा लगा के बोल रहा था कि हु इज सेलिंग, यानी कुछ ना कुछ समथिंग वाज कुकिंग। ये बात मैंने परसों के शो में कही थी। अब खैर इसके आगे क्या होगा हम लोग देखेंगे। आज की तस्वीर में चूंकि हम लोग टेक्निकली डिस्कस कर रहे थे, फंडामेंटली जो चीजें बदल रही उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। कोई भी बाई सेल करें तो अपने रिस्क पे अपने सलाहकार से पूछ के करें। हमारे शो को देख करके आप कोई व्यू या डिसीजन न लें, एक्शन न करें। ये आपके सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
बातचीत और करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये लिखित में दिखा दूं, जो सरवेन जी का डिस्क्लेमर है, उनका नंबर है, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, तो रोक रोक के पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। अगर आप मार्केट में कोई ट्रेड लेते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। इस शो से कोई एक्शनेबल पॉइंट आपको नहीं लेनी चाहिए, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये शो है। और वो अलग बात है कि बहुत बार आप इससे सीख के फायदा भी ले लेते हैं। सरवेन जी, ये अटैक हुआ, इसका कमेंट चार्ट में क्या असर पड़ेगा? देखिए, मेरे लिए तो कोई भी लड़ाई झगड़ा ऐसा दुखद ही रहता है, मतलब बैड न्यूज़, सैड न्यूज़ रहेगी, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई देखिए, चार्ट जब आप देखते हैं, तो आप ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये सब इनबिल्ट है प्राइस में। यूक्रेन वॉर जब हुई थी, तो हाईस 3-4 महीने पहले सब जगह लग गए थे, उसके बाद वॉर हुई थी। तो कोई भी इतनी बड़ी वॉर होती है, उसका प्रिपरेशन होता है, बाज़ार को पूर्वाभास होता है, बहुत सारे इनसाइडर्स होते हैं जिनको उसके मालूमात रहते हैं। तो ये न तो हमेशा इसीलिए इनसाइडर्स को इनसाइडर्स बोला जाता है। तो इट्स नॉट अ डर्टी वर्ड, बट या तो अब वो काम जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं, बट बाजार को पूर्वाभास होता है। तो मेरा थॉट यही है कि बाजार को पूर्वाभास हर चीज का पहले ही हो जाता है, वो प्राइस में डिस्काउंट हो जाती है। तो शायद जो नैस्डैक 4-5 महीनों से नहीं चला है, जैसे ही अगर इसके कोरोलरी में बिठाऊं, तो यूक्रेन वॉर हुआ आपका जैन जैन 22 में, और आप कहीं आप आई थिंक सितंबर अक्टूबर 21 से ही सब चीज के टॉप्स लगना शुरू हो गए थे। तो हम्म। मार्केट्स प्राइस इज ऑलवेज अहेड, न्यूज विल ऑलवेज फॉलो प्राइस, टाइम प्राइस ऑलवेज लीड्स, न्यूज ऑलवेज लैग्स। ये मेरा आज से नहीं 20 साल से एकदम भरोसा है। जब से मैं क्वांट्स और टेक्निकल्स में आया हूं, मुझे हमेशा भरोसा रहा है, और हमेशा आज तक कभी उस थ्योरी को चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक आध बार कोई चीज आगे पीछे हो जाती है। वी आर ऑल प्रोबेबिलिटी एनालिस्ट। पहले लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी क्वांट बेस्ड थिंग, या अगर आप फंडामेंटल भी कर रहे हैं, तो आपके सारे कॉल सही जाएंगे इसकी कहाँ गारंटी है? क्योंकि आप उसमें लिखते हैं ना केवियट्स की, भाई ये हो जाएगा तो मेरा ये नोट शायद गड़बड़ा जाए। तो उसी तरीके से जब आप टेक्निकल्स कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव बेस्ड टेक्निक्स कर रहे हैं, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी स्टडी एंड इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक साइंस। तो एज हम्म। लॉन्ग एज आप 70-80 टाइम सही जाते हैं और आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले आते हैं, 70-80 तो बहुत ही बढ़िया ओके। हो गया। अगर आप 60 बार भी सही जाते हैं और खाली 40 हम्म। बार गलत जाते हैं, और आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख लेते हैं हर बार, तो भी आप पैसा कमा के ही इस बाजार से निकलेंगे। ये सारा समीकरण उतना ही है। हमेशा सही जाना और हमेशा गलत जाने की यहाँ बात नहीं है। बात ये है कि कैन यू मेंटेन अ गुड स्ट्राइक रेट एज? 50% से ज्यादा आपके पास स्ट्राइक रेट है क्या? 51, 52, 53, वहां से आपकी एज चालू हो जाती है। 60 तक गए तो 10% एज है, 70 तक गए तो 20% एज है। जी। उस एज के साथ तो आप एक रिस्क रिवॉर्ड को मैरी करके 1:2 कमा पाते हैं कि नहीं? सारा समीकरण बस वही है। जी। सरवेन जी, यहाँ पे चूंकि शो क्लोज करने से पहले एक चीज बता दूं, चूंकि ये नया डेवलपमेंट है, अगर ये और ज्यादा जी। एस्केलेट होता है, सब होता है, तो इस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जी। मैं इतना जोड़ना चाहता हूँ कि पैनिक में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि पैनिक में जो आप डिसीजन लेते हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी गलत होने की बहुत ज्यादा होती है। तो पैनिक में आके ना बेचना है और ना पैनिक फोमो में आके खरीदना है, दोनों ही 99% टाइम रॉन्ग होते हैं। कि आपकी मान लीजिए कोई आपने बहुत अच्छा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा है, अब कोई मार्केट अचानक से बहुत गिरने लगा, लड़ाई झगड़ा कुछ भी एनी रीजन से, आप पैनिक में आके उसको बेच देंगे तो आप दोबारा उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो अपनी होल्डिंग जो आपने बहुत मेहनत करके रिसर्च करके बढ़िया खरीदी, उसको पैनिक में मत बेचिए और फोमो में मत खरीदिए। दोनों ही हर परिस्थिति में सत्य होते हैं। तो अब ये जो डेवलपिंग स्टोरी है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, अगर कुछ और ज्यादा एस्केलेट होता तो इस पर फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये चार्ट पे डिस्कशन पूरा हुआ है, और हमने इस बात को इसलिए इसमें जोड़ दिया क्योंकि ये घटना ताजी ताजी हो रही थी, तो मैं मिस नहीं करना चाहता था। आगे देखेंगे, अगर कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता है, कुछ समथिंग चेंजेस होते हैं, तो हम लोग इस पर फिर नई तरीके से चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। डिस्क्लेमर आपने देख लिया है, कोई भी फैसला आप अपने हिसाब से अपने एडवाइजर से पूछ के ही लेंगे। थैंक यू सो मच सरवेन जी। अब देखते हैं कि इस सोमवार को बाजार किस तरह से बिहेव करता है, और फिर अगले जी। हफ्ते का रुख क्या बनता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।